हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 फरवरी 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you find these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. तो आज की वीडियो का पहला आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन का एक आर्टिकल है, lithium inferred in JNK, how significant is this find, what next. Now this is going to be a very important article. इसमें से कहीं कहीं चीजें ऐसी हैं जो आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए कॉन्सेप्चुअल लेवल पे वहाँ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में ये पूरे आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है इन्होंने, ऑल्दो एक्सप्लेन सेक्शन बहुत ही अच्छा आता है इंडियन एक्सप्रेस का, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। बाकी सारे आर्टिकल्स जो हमें आज इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन सेक्शन के डिस्कस करें, दे आर फैंटास्टिक आर्टिकल्स एंड सो इज दिस वन। पर यहाँ पे पैची वे में चीज़ें लिखी हैं। तो जैसे यहाँ पे इन्होंने G3 कैटेगरी या G4 कैटेगरी में लिख के बस छोड़ दिया, लेकिन ये बताया भी नहीं कि जो हमने यहाँ पे डिस्कवर किया है वो कौन सी कैटेगरी में किया है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप खुद से पढ़ेंगे तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है। तो उसको डिस्कस करने के बाद कुछ कुछ लिथियम की प्रॉपर्टीज, बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज जो मुझे ऐसा लगता है कि आपके प्रीलिम्स में कुछ स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लिथियम जो पूछी जा सकती हैं वो इम्पोर्टेंट है। साथ ही में अगर हम मेंस की बात करें, सो दैट्स जस्ट टॉपिक आपके GS1 में रिसोर्सेज और मिनरल्स की डिस्ट्रीब्यूशन in the entire world, so you should be preparing that very thoroughly. आप इंडिया में भी एक प्रोस्पेक्टिव मैप बना सकते हैं, फिर उसके पूरे वर्ल्ड मैप बनाने के बाद, और हम वर्ल्ड मैप भी यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे आपको what you will have to draw। और साथ ही में प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि और कौन सी कंट्रीज में डिसेंडिंग ऑर्डर में लिथियम पाया जाता है। ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स जो हमें यहाँ डिस्कस करनी है। द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इन्फर्ड लिथियम रिसोर्सेज ऑफ 5.9 मिलियन टन्स इन सलाल हाइमाना एरिया ऑफ रईसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो देखिए, ये बात आप जानते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एस्टैब्लिश कर दिया है कि हमें लिथियम रिसोर्सेज मिले हैं लगभग 5.9 मिलियन टन्स के। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर के सलाल हाइमाना एरिया में, रईसी डिस्ट्रिक्ट में। तो देखिए, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स विद इन द कंट्री भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि हमने देखा था कि टर्की में और सीरिया में, जो नदर्न सीरिया, क्योंकि वहां पे अर्थक्वेक हुआ है, और साउथ ईस्टर्न टर्की का रीजन जैसे गेजियनटेप, इस तरह की कुछ कुछ सिटीज आपको वो याद रखनी पड़ेंगी आपसे। ऑफ कोर्स बाकी भी सिटीज जो न्यूज में है वो भी आपको पता होनी चाहिए, कुछ कुछ पेरू की सिटीज, क्योंकि पेरू में भी लैंडस्लाइड हो रहे हैं, बट साथ ही में इस तरह की सिटीज भी। और अगर हम विद इन इंडिया की बात करें तो ये जो बहुत ही प्रोफाउंड, क्योंकि अभी हमने देखा बुद्धिस्ट फाइंडिंग्स कुछ कुछ वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट्स में पाई गई थी, तो वैसे ही लिथियम जहाँ पाया गया, यू शुड बी नोइंग रईसी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, दीज रिसोर्सेज हैव बीन एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ। तो देखिए क्या है, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें कुछ बहुत बेसिक चीजें समझनी है। अब यहाँ पे लिखा है कि जियोलॉजिकल सर्वे ने कहा है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, कि ये इन्फर्ड कैटेगरी का मिनरल रिसोर्स है, इन्फर्ड कैटेगरी का लिथियम रिसोर्स हमने पाया। तो देखिए क्या होता है, एक मिनरल रिसोर्स को लेवल ऑफ, आप कह सकते हैं कि जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है कि किस तरह का, एकदम आप कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि किस तरह का हमने मिनरल यहाँ पे पाया है। तो वो बेसिकली असेंडिंग ऑर्डर की अगर मैं बात करूँ तो पहला कैटेगरी होता है इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स, यहाँ पे सबसे कम कॉन्फिडेंस होता है, और ये जो हम जम्मू कश्मीर का रिजर्व हम कह रहे हैं वो सबसे कम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस की ही कैटेगरी है, इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स। फिर उसके बाद आता है इंडिकेटेड रिसोर्स, फिर उसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आता है मेजर्ड रिसोर्सेज में। तो ये चीज आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स का मतलब है, जब जियोलॉजिकल सर्वे कह रही है कि ये इन्फर्ड लिथियम रिसोर्स हमें मिला है, ये रिजर्व्स मिले हैं, तो इसका मतलब है कि इस जगह हमें क्वांटिटी, क्वालिटी यानी कि ग्रेड या मिनरल की कंटेंट, इस तरह की चीजें हम कह रहे हैं कि ऐसी है ऐसी है ऐसी है, लेकिन हम बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकते, अभी और सैम्पलिंग और एक्सप्लोरेशन करने की जरूरत है। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद अगर हम इंडिकेटेड रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिकेटेड सेकंड लेवल पे आ जाते हैं, सेकंड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे क्या है कि यू हैव सैम्पल्ड इवन मोर, ओके, फ्रॉम आउटक्रॉप्स, ट्रेंचेस, पिट्स, ड्रिल होल्स। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक रीजनेबल एस्टिमेट दे सकते हैं, एक रीजनेबल एस्टिमेट के
किस तरह का मेटल है या किस तरह का मिनरल है, क्या क्वालिटी है, कितना टन है, क्या डेंसिटी है, क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ओके, इंपोर्ट लाइक है, एक्सपोर्ट लाइक है, ये सारी चीजें यहाँ पे आप रीजनेबल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं। फिर आती है मेजर्ड रिसोर्स कैटेगरी, सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे हमारी फाइंडिंग के बारे में हमें मिल जाता है, क्योंकि जब ये हो जाता है, जब हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारी फर्दर सैम्पलिंग हो चुकी है, इतनी कि एक जियोलॉजिस्ट, मतलब एक कंपीटेंट पर्सन लाइक अ जियोलॉजिस्ट, वो बहुत ही आसानी से डिक्लेयर कर देता है कि देखिए ये जो हमने पहले बताया था वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल एस्टिमेट था, और हमें क्वालिटी भी अब कंप्लीटली पता चल गई है, डेंसिटी पता चल गई है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए हैं, हमें ये पता चल गया है कि ये पर्टिकुलर मिनरल रिसोर्स किस किस तरह की इक्विपमेंट्स बनाने में काम आ सकता है, मे बी इनटू न्यूक्लियर रिएक्शंस, मे बी इनटू एयर प्यूरिफिकेशन, मे बी इनटू ऑप्टिक्स, मे बी इनटू मेडिकल रिसोर्सेज। देखिए एक और चीज, अब क्योंकि हमें यहाँ पे लिथियम पाया ही गया है, तो मैं प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको बता रही हूँ जिस तरह से प्रीलिम्स में यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है। तो अब हम इसको अगर साइंस एंड टेक के नजरिए से देखें, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिथियम की एप्लीकेशंस पढ़ें। हम डिस्कस करेंगे, डू नॉट वरी। अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो आपको चीजें देख के हैरान नहीं होना कि अगर लिखा है कि लिथियम एंटी डिप्रेसेंट के रूप में भी काम किया जाता है, तो जी हाँ, क्योंकि मूड स्टेबिलिटी अभी हम देखेंगे, तो आपको उसकी एप्लीकेशंस पढ़ के जाना है लिथियम की, और हम ऑलमोस्ट सारी अभी डिस्कस करेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में, ई व्हीकल्स में, ये तो आपको पता ही है, ये तो मतलब एवरीबडी इज रिचॉइसिंग ओवर दिस ओनली। हम तो इस बात से ही खुश है ना कि हमारे पास क्योंकि अब एनर्जी ट्रांजिशन का समय है, we want to dominate in electronic market. We have been dependent on China for a very long period, and they are dominating the market at the present, so we are rejoicing over the electric component. तो वो तो ऑप्शन आ भी जाएगा, तो आप बहुत आसानी से उसको मार्क कर देंगे सही। पर बाकी कई चीजें जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए अभी क्या हमने डिस्कस किया, इंडिकेटेड इन्फर्ड रिसोर्स, इंडिकेटेड रिसोर्स और मेजर्ड रिसोर्स, और अभी क्या है, इन्फर्ड कैटेगरी, मतलब सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हमने अभी बोला है। एग्जैक्टली क्वालिटी वगैरह के बारे में अभी नहीं पता हमें, क्या ग्रेड है क्या नहीं है, ओके। अंडर द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ रिजर्व्स एंड रिसोर्सेज ऑफ सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज, यूएनएफसी 1997, तो इस इनके हिसाब से द स्टेज ऑफ प्रोस्पेक्टिंग इज कैटेगराइज्ड एज G4 व्हेन इट एंटेल्स। तो देखिए यहाँ पे पता नहीं क्यों ऐसा किया है इन्होंने, इंडियन एक्सप्रेस डज नॉट डू दिस, अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग, बट ऑफ कोर्स कहीं चीजें बहुत ही अच्छी लेके आते हैं, तो एक अगर यहाँ गलती हो भी गई तो कोई जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने की। देखिए क्या है कि अभी जो हमें यहाँ पे G3 लेवल पे है, जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है। तो देखिए ये क्या होते हैं, ये 3 लेवल्स भी, ये 4 लेवल्स भी आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोस्पेक्टिंग, आप जानते हैं, आप कोल माइंस के वगैरह के बारे में जब अपने स्टैटिक पोर्शन में कवर करते हैं तो आप प्रोस्पेक्टिंग वर्ड पढ़ते हैं। प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि सर्वेज, बेसिकली रिसर्च करना, सैम्पलिंग करना कि कहाँ पे है कोल या फिर कोई भी पर्टिकुलर मिनरल। तो ये तरह से कि एक पर्टिकुलर जगह हमें आशंका है कि यहाँ कोल हो सकता है या यहाँ लिथियम हो सकता है, तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग, सर्वे वगैरह करना कि अच्छा कहाँ एग्जैक्टली कितना है, तो ये प्रोस्पेक्टिंग होता है। तो लेकिन प्रोस्पेक्टिंग में भी, एक पर्टिकुलर मिनरल डिपॉजिट की प्रोस्पेक्टिंग में भी 4 स्टेजेस होते हैं, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। पहला स्टेज होता है G4, अब यहाँ थोड़ा उल्टा है, यहाँ G4 से लेके G1 तक हमें जाना है। तो पहली स्टेज होती है G4 रिकॉनेसेंस सर्वे, दूसरी स्टेज होती है लेकिन G3, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, G4 G3 G2 G1 ऐसे हम ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली स्टेज है रिकॉनेसेंस सर्वे G4, दूसरी स्टेज है प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन G3, तीसरी स्टेज है जनरल एक्सप्लोरेशन G2, और लास्ट स्टेज है डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, हाईएस्ट लेवल मतलब G1। अभी हम कहाँ हैं, हम G3 लेवल पे हैं। G3 मतलब प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर इसके बारे में भी थोड़ा सा ब्रीफली हम यहीं पे देख लें, वैसे तो ये थोड़ा सा ब्रीफ डिटेल में यहाँ पे भी लिखा है, पर क्या होता है कि मतलब ऑफ कोर्स मिनरल एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यानी कि प्रोस्पेक्टिंग का प्रोसेस शुरू होता है G4 स्टेज से, ऑफ कोर्स है ना, G4 स्टेज से ही शुरुआत होगी, रिकॉनेसेंस से। तो रिकॉनेसेंस स्टेज पे क्या होता है, आप आइडेंटिफाई करते हैं कि अच्छा मतलब कौन से एरियाज हैं जहाँ पे
जो वर्दी हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, जो हमें लगता है दे आर मिनरलाइज्ड एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद सबसे हायर स्टेज है, ये तो हमने G4 स्टेज देख लिया, G4 से ऊपर जाते जाते हमें G1 तक जाना है। G1 होता है जहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन, आपको एग्जैक्टली पता है कितना साइज है, क्या शेप है आपके मिनरल का, क्या स्ट्रक्चर है, क्या ग्रेड है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। वो होता है डिटेल एक्सप्लोरेशन। तो लेकिन अभी हम सेकेंड स्टेज पे हैं, यानी कि G3 स्टेज पे है, जो प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन वाली स्टेज है। ओके, तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे, डू नॉट वरी, बाकी चीजें आगे आएंगी। अंडर द, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज है, ये सब कुछ यहाँ पे यूएनएफसी के तहत लिखा हुआ है। अगर बाय चांस आपके पेपर में यूएनएफसी के अकॉर्डिंग नहीं और लिखा है कि अकॉर्डिंग टू माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लोरेशन एक्ट 1957, उसके तहत G4, G3, G2, G1 होता है, तो वो भी करेक्ट है। हमारे जो डोमेस्टिक एक्ट है उसमें भी यही 4 स्टेजेस होती हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज हियर, क्योंकि आपको लगेगा कि आपने नहीं पढ़ा हुआ और आपने इस तरह से पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, द फाइंड्स इन दिस केस आर लर्न्ड टू इंक्लूड बॉक्साइट। अब देखिए क्या है कि यहाँ पे केवल लिथियम ही नहीं मिला, हमें ये लगता है कि यहाँ पे बॉक्साइट भी है, विच इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एल्यूमिनियम को, और कुछ रेयर अर्थ मेटल्स भी हो सकते हैं, एलिमेंट्स भी हो सकते हैं अलोंग साइड लिथियम। देयर आर 2 कैवियट्स विद द लेटेस्ट लिथियम फाइंड। फर्स्ट, द न्यू फाइंड इज कैरेक्टराइज। देखिए अब वही चीज, थोड़ी सी यहाँ पे जो कैच है जो हमें समझना है कि इतना ज्यादा हम अभी खुश नहीं हो सकते, क्योंकि चाहिए तो हमें इमीडिएटली लिथियम, लेकिन वो थोड़ा सा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंफर्ड कैटेगरी में है। ओके, तो एक तो ये चीज हमने यहाँ देख ली। Low level of confidence based on information gathered from locations such as outcrops, trenches, workings and drill holes, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। सेकंड क्या है, पहला थोड़ा सा जो हम चैलेंज है वो इनफर्ड कैटेगरी का है। सेकंड ये है, द लिथियम फाइंड इन JNK in inferred terms is also comparatively small। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमने ये देख लिया अभी इंफर्ड कैटेगरी में है, दूसरा है जो इंफर्ड कैटेगरी में भी है 5.9 हम जो मिलियन टन्स देख रहे हैं वो भी कम है, इट इज कंपैरेटिवली स्मॉल। वैसे तो मेरे हिसाब से तो खैर बहुत ज़्यादा है, पर ऑफ कोर्स बाकी कंट्रीज के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, मेंस के भी पर्सपेक्टिव से। आप इसी तरह से वर्ल्ड मैप बनाइए, डॉट 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 ऐसे स्कैटर्ड फॉर्म में बोलीविया दिखा दीजिए। बोलीविया नंबर 1 पे आता है 21 मिलियन टन्स, वहाँ पे रिजर्व्स हैं। फिर उसके बाद अर्जेंटीना आता है 17 मिलियन टन्स, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 6.3 मिलियन टन्स, फिर उसके बाद चाइना 4.5 मिलियन टन्स। पर वैसे देखा जाए तो अगर ये इनफर्ड कैटेगरी से हम हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पे यहाँ चले जाते हैं फर्दर सैम्पलिंग के बाद, तो चाइना से तो ज्यादा ही होगा हमारे पास। आई अगेन रिपीट, सबसे ज्यादा बोलीविया, फिर उसके बाद अर्जेंटीना, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद चाइना। द कंट्री करंटली इम्पोर्ट्स ऑल इट्स लिथियम नीड्स। अभी जो भी हमारा लिथियम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कहीं पे भी लग रहा है, डिस्प्लेस की जहां भी, बेसिकली बैटरी, स्टोरेज, ये सारी जो भी चीजें हैं, वो उस हर नीड को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। द डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पुश विच ऑल्सो इंक्लूड्स एक्सप्लोरेटरी वर्क टू एक्सट्रैक्ट लिथियम। अब देखिए एक और चीज, ऐसा नहीं है कि हम पहला हमने लिथियम का प्रयोग किया और हमें यहाँ पे लिथियम मिल गया, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो हमें रिजर्व मिल गया है, लेकिन ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी है कि लिथियम को हम ब्राइन पूल्स में से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इंडिया क्योंकि ये ट्राई कर रहा है कुछ रीजन्स में, राजस्थान में, रण में, गुजरात बेसिकली रन ऑफ कच्छ, तो ये आपको पता होना चाहिए कि वी आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम द ब्राइन पूल्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। तो इससे क्या पता चलता है, अगर स्टेटमेंट ये लिखी हुई है कि लिथियम कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ब्राइन पूल्स, देन दैट इज करेक्ट। ओके, तो ब्राइन क्या होता है, सी वाटर, वेरी हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जो पानी में होता है। तो आप सोचेंगे अब ये कैसे निकालते हैं, इसमें से कैसे निकालते हैं। तो देखिए क्या होता है, ब्राइन वाटर में या ब्राइन में लिथियम कार्बोनेट होता है। ओके, तो अगर हम अर्थ की क्रस्ट में जाएं तो वहां पे भी देर आर कॉन्टिनेंटल ब्राइन, सब सरफेस ब्राइन्स हैं वहां पे, तो लिथियम कार्बोनेट होता है उसमें। तो व्हाट यू डू इज, अगर हम पानी भी ले लें, ब्राइन वाटर भी ले लें, तो उसको आप इवेपोरेशन करवाएंगे और फिर केमिकली रिकवर कर लेते हैं लिथियम को। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है। दूसरा एक तरीका है जो लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने का, अगर रिजर्व ना हो, और ना हो, तो उसमें व्हाट यू डू इज, जैसे यहाँ पे आई थिंक लिखा है, कम्स एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैज स्टेप्ड इट्स
ओके, सो इट इज नॉट रिटन हियर। हाँ, यहाँ लिखा है द माइका बेल्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़। तो एक और स्टेटमेंट जो आपको मिल गई कि माइका बेल्ट्स में से भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं lithium को। तो one country is already doing it very profitably, not very profitably, but they've started, sort of started. तो वर्ल्ड का फर्स्ट जो बैटरी ग्रेड लिथियम वाइटल फॉर ईवीज इज प्रोड्यूस फ्रॉम माइका इन ग्रेनाइट। ठीक है, कहाँ पे? ये ब्रिटिशर्स आर डूइंग दिस, ओके, कॉर्नवॉल में। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, और इंडिया भी इसी को ट्राई कर रहा है। तो पहली स्टेटमेंट ये थी कि ब्राइन में से मिल सकता है, दूसरा ये था कि माइका बेल्ट में से, जो हमारे पास ऑलरेडी है। माइका तो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, ये चीज़। और साथ ही में देखिए हम जिस पोजीशन पे हैं इस समय, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वी आर क्वाइट आप देख सकते हैं, comes at a time when India has stepped up its economic offensive against China, major source of lithium ion energy storage products being imported into the country. अब देखिए, अगर हम अपनी एनर्जी ट्रांजिशन करना भी चाहते हैं, जैसे परसों ही हम एक एडिटोरियल डिस्कस कर रहे थे, तो हमें लिथियम बैटरीज चाहिए स्टोरेज के लिए, लेकिन वो काफ़ी कॉस्टली है और काफ़ी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है हर कंट्री उसको लेके। लेकिन फाइनली अगर हम इसको हार्नेस कर सकते हैं अपने पोटेंशियल को, तो इट वुड बी अ गेम चेंजर फॉर इंडिया। करंटली इंडिया इज ऑलमोस्ट इंटायरली, ऐसा लगता है कि मतलब भगवान हर चीज़ कर रहे हैं फॉर इंडिया। ये भी मिल गया, फिर हमारी डिप्लोमेटिक प्रोफाइल भी बहुत बढ़ गई, इकोनॉमिक प्रोफाइल भी बढ़ रही है। एटलीस्ट डोमेस्टिकली देयर आर क्रिटिसिजम्स, बट अगर हम जियो पोलिटिकली देखें तो इस तरह से अब हमारे पास लिथियम भी आ जाएगा, जो आप कह सकते हैं फिर बाकी कंट्रीज को और इंटरेस्ट आ जाएगा इंडिया में। Okay, since we have gotten lithium now, currently India is almost entirely dependent on import of these cells and the movie. Okay, and अब देखिए यहाँ पे वही चीज़ लिखी है कि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, स्पेशली चाइना से बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ये चीज़ हमने देख ली। इंडिया इज सीन एज अ लेट मूवर, लेकिन एक बात है कि 2023 क्या है ना, 2023 इज लाइकली टू बी एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट। हम ऑलरेडी ये चीज़ लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूवमेंट का समय है, तो अभी हमें मिला है लिथियम, फिर अब इम्प्रूव भी हो जाएगा। तो हम तो अभी जो प्रिलिमिनरी टेक्नोलॉजी है हमें वो भी नहीं पता, तो बहुत तेजी से शिफ्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी के सेक्टर में भी, चाहे वो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी तो कह सकते हैं लेट कमर है हम थोड़े से यहाँ पे। Over 165 करोड़ lithium batteries are estimated to have been imported into India। तो ये थोड़ा सा डेटा है। ओवर 165 करोड़ लिथियम बैटरीज हमने इंपोर्ट की थी भारत में 2017 से लेके 2020 के बीच में, और हमको इस चीज़ का बिल भरना पड़ा था $3.3 बिलियन। तो अगर देखिए इससे रिलेटेड मेंस में अगर आपका एक क्वेश्चन आता है फुल फ्लेज्ड, तो आपका सबसे पहला पॉइंट ही यही है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा। सो फ्रॉम देयर वी वुड गेट मोर मनी, जो हम और चीज़ों पे लगा सकते हैं, जैसे हम ऑयल सीड्स उगाने में लगा सकते हैं, क्योंकि हम बहुत हद तक अपने एडिबल ऑयल के लिए भी इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है। सो वी कैन वर्क ऑन देयर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ों पे वो चीज़ लगाई जा सकती है। स्पीकिंग एट 62nd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड मीटिंग ऑन, नाउ दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कुछ हम देख चुके हैं। दिस रिपोर्ट अलॉन्ग विद, अब देखिए क्या है कि जैसे कि हम शुरुआत में ही देख रहे थे कि सिर्फ यही ब्लॉक को जो हमने अभी रईसी डिस्ट्रिक्ट में देखा है, जो ये इट इज वन ऑफ द 51 मिनरल ब्लॉक्स जो 2017-18 से लेके 2023 के बीच में बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्टिंग जहाँ पे चली है। भारत में 51 मिनरल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए डिफरेंट मिनरल्स को लेके, जिसकी प्रोस्पेक्टिंग चल रही है। 5 ब्लॉक्स पर्टेन टू गोल्ड, 5 ब्लॉक्स ऐसे हैं। 11 स्टेट्स हमने चूज की, 11 स्टेट्स में हमें 51 मिनरल ब्लॉक्स हमने आइडेंटिफाई किए। उसमें प्रोस्पेक्टिंग चली है 2017-18 से लेके 2023 तक। ठीक है, तो 2023 में हम हैं, तो डिफरेंट मिनरल्स को लेके, जैसे हम 5 ब्लॉक्स में हमें लगता है कि गोल्ड है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिजर्व्स। बाकी कई जगहों पे हमें लगता है पोटैश है, मोलिब्डेनम है, बेस मेटल्स है। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। और ये स्टेट्स आई थिंक आपको थोड़ा सा आपको ऊपर से पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु एंड तेलंगाना। देखिए मैं आपको एक थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिकल बात बताती हूँ। अगर आपको एलिमिनेट करना आ भी गया कि कौन से 51 मिनरल ब्लॉक्स कौन सी 11 स्टेट्स थी जिसमें मिनरल ब्लॉक्स आइडेंटिफाई किए गए थे 2018 से 2023 के बीच में। अब आप सोचिए, जम्मू कश्मीर तो आपको पता है क्योंकि ये न्यूज़ इतनी बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। फिर आप और सोचेंगे यार मेटल्स वगैरह
आपको क्या लगता है उड़ीसा दिखा लिखा हुआ है तो उड़ीसा में आपको लगता है यार माइका है, या उड़ीसा में आपको लगता है ऑलरेडी उड़ीसा में तो बहुत कुछ है। झारखंड और उड़ीसा इस तरह की अगर स्टेट्स लिखी आ जाती है, आपको पता है वहाँ पे मिनरल काफी ज्यादा संभावना है और मिनरल्स होने की, तो ये आप मार्क कर देंगे सही। ठीक है, तो राजस्थान में जैसे कि अभी हमने देखा, राजस्थान में भी इस तरह के काफी मेटल्स हैं, पोटैश है वहां पे बहुत ज्यादा। तो कहीं कहीं एलिमिनेशन आप इस तरह से कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, द ब्लॉक्स वर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द वर्क, ये चीज हम देख चुके हैं। ओके, नॉट 2017-18, 2018-19 अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस अप्रूव्ड एनुअल फील्ड सीजन, तो ये हम देख चुके हैं। वही G3, G4, G2, G1 यही सारी चीजें यहाँ बताई हुई है। ड्यूरिंग द लास्ट 5 years GSI हैज कैरिड आउट 14 प्रोजेक्ट्स। अब देखिए क्या है, पिछले 5 सालों में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने करीब 14 प्रोजेक्ट्स कैरी आउट किए हैं लिथियम पे और उसकी एसोसिएटेड एलिमेंट्स पे, जिसमें से 5 प्रोजेक्ट्स जो लिथियम पे हैं वो 2021 और 22 के बीच में ही हुए हैं। So it is huge. So we are quite active into it. Lithium can be extracted in different ways. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, लिथियम को different ways में extract किया जा सकता है depending upon the type of the deposit. Generally either through solar evaporation, आप evaporate कर सकते हैं large brine pools में से, sea water में से, ओके या फिर आप हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं उसकी ओर में से। ये सब कुछ हम देख चुके हैं। इन इंडिया देयर इज सम पोटेंशियल टू रिकवर, और ये भी हमने देख लिया है, ये दोबारा हम नहीं देखेंगे। द मेजर माइका ब्लॉक्स, ओके, माइका बेल्ट राजस्थान में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है। ओके, पैग्मेटाइट, अब आप जानते हैं ये इग्नियस रॉक्स हैं। belts in Odisha, Chhattisgarh, alongside rock mining being undertaken in Mandya, Karnataka are other. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कर्नाटका का डिस्ट्रिक्ट है मांड्या एक। Are other potential geological domains of the country. This is part of a concerted domestic exploration push for alkali metal. अब थोड़ा सा देखिए हम यहाँ पे applications और लिथियम के बारे में देख लेते हैं। I would read it first, इसके बाद अगर मुझे कुछ add on करके मुझे genuinely जो लगता है आपके prelims के perspective से important है वो information मैं आपको दूंगी बहुत briefly. This is part of a concerted domestic exploration push for the alkali metal. तो पहली बात तो ये alkali है। बेसिक आपकी आई थिंक ये तो आप बहुत पहले पढ़ लेते हैं, 10वीं कक्षा में या 9वीं कक्षा में ये सब कुछ आप पढ़ लेते हैं, एल्कलाई मेटल्स, नॉन एल्कलाई मेटल्स, ये सब कुछ वगैरह। ओके, मतलब विद पीरियोडिक टेबल। तो ये एक एल्कलाई मेटल है, पहली बात तो ये। अगर स्टेटमेंट में कहीं पे ये लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू लिथियम आर करेक्ट, और पहली स्टेटमेंट एल्कलाई मेटल है तो वो सही है। ओके, एल्कलाई मेटल्स आप जानते हैं, सोडियम, पोटेशियम, a vital ingredient for of the lithium ion rechargeable, तो EVs में काम आता है, मोबाइल फोन्स में। ओके, और Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research, AMD, an arm of Department of Atomic Energy, had earlier conducted preliminary surveys that had shown the presence of lithium resources of 1600 tons in the igneous rocks. तो पहले भी हम इस तरह के preliminary surveys कर चुके हैं, AMD conduct कर चुकी है, और उन्होंने दिखाया है कि lithium resources हो सकते हैं of around 1600 tons उस समय पे बेसिकली कहा किसमें, इन द इग्नियस रॉक्स ऑफ द मार्लगल्ला अल्लापटना रीजन ऑफ कर्नाटका मांड्या डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए ओके कि ये बेसिकली कहाँ पे लाई करती है ये बेल्ट। ओके, द AMD हैज बीन कैरिंग आउट एक्सप्लोरेशन बोथ ऑन सरफेस एंड सब सरफेस। तो वही चीज, ये सरफेस रिजर्व्स भी हो सकते हैं, सब सरफेस तो अभी हमने देखा कि सब सरफेस ब्राइन पूल्स भी होते हैं टू ऑगमेंट। ओके, सो दिस इज डन। अब कुछ लिथियम से रिलेटेड पहली बात तो जो आपको एल्कलाई मेटल के बारे में पता होनी चाहिए, और अगेन सम वेरी बेसिक थिंग कि इसका एटॉमिक नंबर 3 है, राइट। एटॉमिक नंबर 3 कैसे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। और फिर आपको, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एल्कलाई मेटल है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसे जो भी एल्कलाई मेटल्स होते हैं हम उसे लिथियम फैमिली बोलते हैं, क्योंकि पहला एल्कलाई मेटल शुरू ही लिथियम से हो रहा है ना, राइट। तो बाकी जो सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ओके, ये फ्रांशियम, ये सब कुछ जो आप देखते हैं तो जो लीडर है वो लिथियम है। तो इसीलिए अगर स्टेटमेंट आ जाए कि ऑल द एल्कलाई मेटल्स बिलोंग टू द लिथियम फैमिली, सो दैट्स ट्रू। ओके, यहाँ पे भी वही आप जो जानते हैं, जो भी पहला लीडर होता है, जो सबसे पहला उस तरह उस कैटेगरी का एक एलिमेंट होता है, वही उसी को फैमिली बोल देते हैं, उसी को फैमिली का हेड बोल देते हैं। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए।
और साथ ही में हर एक एल्कलाई मेटल की तरह आप जानते हैं, आप सोडियम अगर है, अगर कोई आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आप लैब्स में देखते हैं उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है क्योंकि वो बहुत रिएक्टिव है, उसको एक इनर्ट एटमॉस्फेयर में रखना पड़ता है क्योंकि वो फ्लेमेबल भी है। तो वैसे ये भी एक एल्कलाई मेटल है, फ्लेमेबल है, हाईली रिएक्टिव है। सो इट हैज टू बी स्टोर्ड इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर इन वैक्यूम, किसी केरोसिन या मिनरल ऑयल में, एग्जैक्टली लाइक एनी अदर एल्कलाई मेटल। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। साथ ही में आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये अगर आप यू वुड कट इट, व्हेन यू कट इट इट एग्जिबिट्स अ मेटेलिक लस्टर, लेकिन जब मॉइस्ट एयर होती है, वही ना, इनर्ट एटमॉस्फेयर नहीं है, मॉइस्ट एयर है, तो वो इसको कोरोड कर देती है, सो इट बिकम्स ब्लैक टार्निश। ओके, और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और पहले तो देखिए यही होता था, जो यू नो ये जो अभी हमने यहाँ पे पेग्मेटाइट देखा, यूजुअली हम पेग्मेटाइट मिनरल से ही एक्सट्रैक्ट किया करते थे, अभी तो वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। तो और एक और चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए, इट नेवर एक्चुअली अकर्स फ्रीली इन नेचर, ओनली इन कंपाउंड्स। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और कुछ कुछ बेसिक अगर हम इंफॉर्मेशन देखें तो वही एप्लीकेशंस आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स में भी काम आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स में काम कैसे आता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना पता होना चाहिए न्यूक्लियर फिजिक्स में काम आता है क्योंकि इसको बेसिकली लिथियम को आप ट्रांसम्यूटेट कर सकते हैं। ओके, लिथियम को आप हीलियम में ट्रांसम्यूटेट कर सकते हो और हीलियम से फिर आप एक नया न्यूक्लियर रिएक्शन निकाल सकते हो। तो न्यूक्लियर एक एप्लीकेशन है। बायोलॉजिकल सिस्टम में भी प्रेजेंस होती है लिथियम की, बहुत ही ट्रेस अमाउंट्स में। और इसके एग्जैक्टली फंक्शंस तो नहीं पता, पर जो लिथियम सॉल्ट्स हैं दे हैव प्रूवन टू बी यूजफुल एज अ मूड स्टेबलाइजर, तो इसे एंटी डिप्रेसेंट, जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर होता है उनके लिए, तो एक ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो अगर लिखा है उसमें लिथियम मेटल बैटरीज, आयन बैटरीज, ये तो आप सही कर ही लेंगे। या फिर सिरेमिक्स लिखा है, हीट रेजिस्टेंट ग्लास बन सकता है इससे, ल्यूब्रिकेंट्स बनते हैं, और ये सारी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। यू कैन डू ऑल ऑफ दिस वेरी इजीली। ओके, और हाँ, एक लास्ट चीज़ कि इसके बेसिकली 2 स्टेबल आइसोटोप्स हैं लिथियम के, लिथियम 6 एंड लिथियम 7, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, हमें इंडिया कनाडा रिलेशंस पढ़ना है। जो निरुपमा सुब्रमण्यम जी हैं, वो इंडियन एक्सप्रेस के इस सेक्शन में, डिप्लोमेसी फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी, इस सेक्शन में जो भी कोई इंडिया के साथ ऐसा बायलेटरल रिलेशन आता है उसको डिटेल में डिस्कस करती हैं। जैसे इंडिया म्यांमार, आपको बहुत अच्छे से इस बार प्रिपेयर करके जाने की ज़रूरत है क्योंकि म्यांमार जनता अब इलेक्शंस कंडक्ट करेगी, और साथ ही में इंडिया पे काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है कि म्यांमार की जनता को कंडेम ना करने की वजह से हमें काफ़ी बुरा माना जा रहा है कि आप वैसे तो डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, इस तरह की बहुत बातें करते हैं, बट यू नो कंडेमिंग म्यांमार की जनता। इस बार जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी जब गए भी म्यांमार, तो वो ऑन्ग सैन सू की जो गवर्नमेंट थी, उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे नहीं मिले और सिर्फ जनता के लीडर से मिल के आए, तो और कंडेमेशन मिला बेसिकली भारत को। तो इंडिया म्यांमार जो हमने निरुपमा सुब्रमण्यम जी का ही बहुत डिटेल में आया था आर्टिकल, वो डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। साथ ही में इंडिया कनाडा, तो अब हम देखते हैं व्हाट इज रिटन हियर। देखिए, यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो आपको पता है, बाकी आगे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अहेड ऑफ हर शेड्यूल्ड पार्टिसिपेशन इन G20, तो देखिए आपको पता है G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट होने ही वाली है मार्च में न्यू दिल्ली में। तो उससे पहले कनाडा फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉली, वो एक क्वाइट बायलेटरल विजिट के लिए आई थी न्यू दिल्ली में, और बोथ साइड्स appear keen to draw a line under the bitterness that has dogged। ओके, तो देखिए ये बात आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से भारत और कनाडा का जो रिश्ता है वो सही नहीं है, पर हमने इस कॉन्वर्सेशन में, इस मीटिंग में, ना ही उन्होंने और ना ही हमने खालिस्तानी इशू का कोई जिक्र किया है। अब क्यों बेसिकली कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे आई हैं, क्योंकि कनाडा ने एक नई स्ट्रैटेजी रिलीज की है, अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आई थिंक दिस इवेंट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, important event for you, which has attracted notice for its unusually blunt language। देखिए, मैं आपको ये चीज़ पहले भी बता चुकी हूँ, Canada usually does not talk like this। Canada is a pacifist nation. It does not talk about security. It does not talk about aggressiveness. It does not talk about these things। वो क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करते हैं, लिबरलिज्म के बारे में बात करते हैं, लेकिन कनाडा की तरफ से इस तरह का लैंग्वेज जो इस इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में लिखा है, जहाँ पे उन्होंने ब्लंट लैंग्वेज में बोला है कि चाइना एक सही देश नहीं है, उनके रूल्स बिल्कुल हमारे रूल्स और हमारी विजन के खिलाफ जाते हैं और वो एक थ्रेट है, इस तरह की बातें थोड़ी सी
आप कह सकते हैं नई चीज है। ओके, तो Jolly's February 6-7 visit, during which she met External Affairs Minister S Jaishankar for the India-Canada Strategic Dialogue, did not see। अब देखिए उसमें कोई joint announcement, joint statement तो नहीं आई, ना ही दोनों ने कोई मीडिया को एड्रेस दिया। द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेट, लेकिन फिर भी जो MEA की ट्वीट आई उसके बाद, तो वो हमें देखना बहुत जरूरी है कि उसमें दोनों मिनिस्टर्स ने अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया इन डीपनिंग द कोलैबोरेशन अक्रॉस डोमेन्स। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हमारे इंटरेस्ट लाई करते हैं, वी कैन कोऑपरेट देयर। और साथ ही में वी लुक फॉरवर्ड टू साइनिंग द एप्टा, अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट। ऑलराइट, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपको पता है पहले एप्टा साइन होता है, इट्स अ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ सेपा, फिर सेपा होता है इसके बाद। ओके, इट वेलकम्ड कैनेडाज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। और देखिए वही चीज हमने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी कनाडा की वेलकम की, क्योंकि हम भी वही मानते हैं, फ्री ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, और वो भी वही मानते हैं। द कैनेडियन साइड सेड दे डिस्कस्ड स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमिक पार्टनरशिप, एडवांसिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन। देखिए कैनेडियन साइड ने क्या बोला, ये तो MEA की स्टेटमेंट देख ली, तो कैनेडियन साइड ने कहा है कि हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने के तरीके, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एडवांस करने के तरीके, और हम माइग्रेशन एंड मोबिलिटी को फैसिलिटेट करना, क्योंकि आपको पता है भारतीय तो काफ़ी कनाडा जाते हैं, तो उस माइग्रेशन और मोबिलिटी को फैसिलिटेट करने के तरीके, और साथ ही में हमारे ग्रोइंग स्ट्रॉन्ग पीपल टू पीपल टाइज को भी हमने डिस्कस किया। और साथ ही में वी ऑल्सो डिस्कस इंडिया कनाडा कोऑपरेशन इन द इंडो पैसिफिक। ओके, आफ्टर एन इंटरेक्शन विद कनाडा। ओके, देखिए फिर क्या हुआ, जो जॉली है वो उसके बाद मिली जो कनाडा वॉचर्स, बेसिकली जो कनाडा में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, थिंक टैंक है एक, अनंत एस्पेन। तो उसके उनसे मिलने के बाद जॉली ने ट्वीट किया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, India's growing strategic, economic and demographic importance makes it a critical partner for Canada in the Indo-Pacific। वही चीज, वही recognition कि इंडिया की strategic importance, economic importance, demographic importance पूरे संसार के लिए काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसीलिए कोई भी देश cannot do without टॉकिंग एंड डीलिंग विद इंडिया। तो इसीलिए इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक जैसे कि मैं बहुत बार बोलती हूँ, देयर कैन नॉट बी a term Indo-Pacific without the word Indo in it. So, of course, Indo is India. कनाडा कैन बी रिलायबल। और साथ ही में कनाडा ने ये भी कहा, जॉली ने अपनी ट्वीट में कहा कि हम आपको इसीलिए, क्योंकि आप इकोनॉमिकली बहुत बढ़ रहे हैं ऑल ऑफ दैट, तो हम आपको क्रिटिकल मिनरल सप्लाई कर सकते हैं, हम आपका स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन सकते हैं इन ग्रीन ट्रांजिशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दे टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज, दे टॉक अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी, सो दे कैन हेल्प अस आउट इन दिस ग्रीन ट्रांजिशन, दिस इज व्हाट दे से, एंड दे कैन ऑल्सो प्रूव टू बी अ मेजर इन्वेस्टर फॉर इंडियंस। नन ऑफ द इशूज दैट हैव स्ट्रेन्ड, वही चीज, ना खालिस्तानी एक्टिविटीज के बारे में कोई मेंशन नहीं हुआ। एम्ब्रेस ऑफ इंडो पैसिफिक, कनाडाज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी वाज रिलीज्ड अमिड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉल्स फॉर ओटावा। तो देखिए डोमेस्टिकली मतलब कनाडा के अंदर से भी बहुत प्रेशर आ रहा था, इंटरनेशनली भी बहुत प्रेशर आता, स्पेशली US की तरफ से ओटावा पे, यानी कि कनाडा पे, कि आप चाइना के अगेंस्ट कुछ बोलते क्यों नहीं, वी ऑल आर टुगेदर अगेंस्ट चाइना। बट आप G7 का मेंबर होने के बाद भी यू डोंट टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक, यू डोंट टॉक अबाउट द एंटायर चाइना स्टैंड। ओके, तो ये चीज यहाँ पे, एंड द स्टैंड फॉर शेयर्ड इंटरेस्ट एंड वैल्यूज ऑफ वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। कनाडा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कनाडा 20% ऑफ हुज पॉपुलेशन ओरिजिनेट्स इन इंडो पैसिफिक रीजन, यानी कि जिस देश की 20% जो पॉपुलेशन है वो आती ही इंडो पैसिफिक रीजन से है। इट इज द लास्ट G7 नेशन टू एम्ब्रेस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। बाकी सारी कंट्रीज हैं, इससे पहले रिसेंटली हमने ऋषि सोनक को काफी देखा, सो इंग्लैंड हैज ऑल्सो कम अप विद देयर इंडो पैसिफिक स्टैंड। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ऋषि सोनक काफी इंडिया में इंटरेस्टेड हैं, ऑल्दो ठीक है, हो सकता है, बट इतना नहीं, इसीलिए क्योंकि US की तरफ से बहुत प्रेशर है दैट एवरीबडी शुड जॉइन हैंड्स टुगेदर टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक। तो उन्होंने ये चीज अभी बोली भी थी, वी सी इंडिया एज द सेंट्रल पिलर ऑफ इंडो पैसिफिक एंड हेंस वी वांट टू हैव गुड टाइज विद इंडिया। सो द कंसर्न लाइज इन इंडो पैसिफिक एंड नॉट स्पेसिफिकली इन इंडिया पर से। ओके, इट हैज बिन मोर कंफर्टेबल। इससे पहले क्या था, कनाडा और इस तरह के जो देश थे वो एशिया पैसिफिक, चाइना अभी भी एशिया पैसिफिक ही टर्म यूज करता है, चाइना की किसी भी स्टेटमेंट में आप इंडो पैसिफिक टर्म नहीं देखेंगे, एशिया पैसिफिक। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, हु हैज बिन इन ऑफिस सिंस 2015, आप जानते हैं जस्टिन ट्रूडो 2015 से पावर में है, और उनकी अभी तक की
अब आप जानते हैं कि खालिस्तान इशू पे वाई डज नॉट ही से एनीथिंग, बिकॉज उनका वोटर बेस वहां से आता है। ओके, तो यहाँ पे लेकिन क्या है कि ट्रूडो से पहले जो कनाडा की चाइना पे पॉलिसी थी वो काफ़ी सॉफ्ट पॉलिसी थी, लेकिन 2018 में उनको काफ़ी ये सही नहीं लग रहा था शुरुआत से ही। सो व्हाट हैपेंड इन 2018 इज द कनेडियन अथॉरिटीज अरेस्टेड मैंग वांजोउ। मैंग वांजोउ एक टॉप एग्जीक्यूटिव थे हुआवी के। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और फिर उन्होंने उनको कैद किया और एक्स्ट्राडिट किया यूएस को। डेज लेटर फिर उसके बाद चाइना ने भी रिटेलिएट किया। चाइना ने 2 कनेडियंस को कैद कर लिया, अरेस्ट कर लिया। फिर 3 साल बाद जाके क्या हुआ कि एक 3 वे डील हुई चाइना, कनाडा और यूएस के बीच में। फिर दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के नेशनल्स को रिटर्न कर दिया। With a lot of economic interest at stake, Ottawa continued to make efforts to repair ties with Beijing, but the ruling Liberal Party found itself increasingly out of step on this way. अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टेक पे हैं कनाडा के लिए। और साथ ही में देखिए क्या है कि बीजिंग को छोड़ा नहीं जा सकता चाइना के साथ। ओके, क्रिटिक्स सेड चाइना विच कार्व्ड आउट, देखिए पोस्ट वॉर जो रोल था कनाडा का जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गई एंड यू नो ऑल दैट, तो उसको मिडिल पावर का स्टेटस उन्होंने सेल्फ अज्यूम कर लिया था कि हम मतलब अभी क्या होगा, हम अलग से रहेंगे, बाकी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज एक तरफ, फ्रांस आ जाए, इंग्लैंड, यूएस सब अपना बोलते रहे जो भी है, लेकिन वी शुड बी स्ट्रेटेजिक लाला लैंड। ओके, तो ऐसे वो सोच के बैठे हुए थे। और बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कंट्री के पास कभी लीडरशिप ही नहीं थी कनाडा के पास, कि कैसे जो जियो पॉलिटिक्स एक जनरेशनल गैप आ चुका है जियो पॉलिटिक्स में, तो आपको स्किल ही नहीं है आपके पास कि कैसे इस नई तरह के जियो पॉलिटिक्स में काम करें। तो ये बेसिकली क्रिटिक्स कहते हैं। फ्रॉम लास्ट ईयर अ सीरीज ऑफ स्टेप्स सिग्नल्ड अ चेंज इन कैनाडाज चाइना पॉलिसी। देखिए पिछले साल से हम कनाडा की जो चाइना पॉलिसी है उसमें शिफ्ट देख रहे हैं। जैसे हमने क्या देखा, कनाडा ने अपने इन्वेस्टमेंट रूल्स को टाइटन कर दिया है, जिससे क्या करने की कोशिश की है कनाडा ने, जो चाइनीज स्टेट कंपनीज हैं वो उनके क्रिटिकल मिनरल्स, माइंस, इस तरह की इंडस्ट्रीज में कंट्रोल ना ले लें। फिर उसके बाद ट्रूडो गवर्नमेंट सजेस्टेड द बेसिस फॉर, अब ट्रूडो गवर्नमेंट ने इसकी जस्टिफिकेशन क्या दी कि देखिए ये दिस इज अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। और साथ ही में हमने देखा 5G में हुआवी को बैन कर देना, तो ये तो यूएस के कहने पे सब कंट्रीज ने किया। कनाडा's पार्लियामेंट पास्ड अ रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर चाइना's ट्रीटमेंट। अब साथ ही में अभी रिसेंटली हमने कनाडा के पार्लियामेंट की तरफ से एक रेजोल्यूशन भी देखा जिसमें उन्होंने चाइना का जो उइगुर माइनॉरिटी, उइगुर मुस्लिम्स के प्रति जो बिहेवियर है, जिस तरह का वहाँ पे डिटेनमेंट कैंप्स एंड वो ब्रेन वॉशिंग जो हो रही है, उसको जेनोसाइड डिक्लेयर किया है। तो आप देख सकते हैं कहाँ सॉफ्ट पॉलिसी से कहाँ आ चुकी है कनाडा अब विद रिस्पेक्ट टू चाइना। अगेंस्ट दिस फास्ट इवॉल्विंग बैकग्राउंड कनाडा अनाउंस्ड, और यही इसी बैकग्राउंड के चलते हुए कनाडा ने अनाउंस की अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। ओके, तो क्यों, जैसे कि जॉली ने कहा कि इट्स अ रिस्पॉन्स टू अ जनरेशनल जियोपॉलिटिकल शिफ्ट। ओके, अगर, और फिर चाइना ने इस पे क्या रिप्लाई किया, चाइना ने कहा आपकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है तो हॉस्टिलिटी है, एब्सर्ड है, डेंजरस है, क्यों घुस रहे हो यूएस वाले कैंप में, एंड ऑल दैट फीचर्स ऑफ द स्ट्रैटेजी चाइना। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में लिखा क्या है। आर दे लाइक टोटली एंटी चाइना, what exactly are they going to war with China or what? तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। China is an increasingly, so the document says China is an increasingly disruptive global power, जो हर वेस्टर्न डेमोक्रेसी आपको आज के समय बोलती दिख जाएगी। उन्होंने भी यही बोला है कि चाइना एक डिसरप्टिव ग्लोबल पावर है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जिस पे निर्धारित है, जिन इंटरनेशनल लॉज पे इस प्रेजेंट ये जो प्रेजेंट इंटरनेशनल डेकोरम है वो बिल्कुल ही उसको डिसरप्ट करने की कोशिश कर रही है। की रीजनल एक्टर्स हैव कॉम्प्लेक्स एंड डीपली इंटरवीन रिलेशंस विद चाइना। कनाडाज इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी इज इन्फॉर्म्ड बाय इट्स, तो उन्होंने बोला कनाडा ने कि देखिए जो हमारी ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है वो हमारी इट इज बैक्ड बाय आवर क्लियर आइड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ग्लोबल चाइना, जो राइजिंग चाइना है, और वो उन्हीं रूल्स के अगेंस्ट है जिसने इसको बढ़ने में हेल्प किया है। देखिए चाइना आज आपको जहाँ दिख रहा है, अगर ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड, WTO, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से लिबरल रूल्स, अगर ये सब कुछ नहीं होता तो आपको क्या सच में लगता है चाइना जो आज एक्सपोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है,
जो कंट्री किसी भी कंट्री के साथ उसका बायलेटरल ट्रेड उठा के देखो तो ट्रेड डेफिसिट में ही होती है वो कंपनी, वो कंट्री, क्योंकि चाइना इतना एक्सपोर्ट करता है कंट्रीज को। तो वो आप एक्सपोर्ट इसलिए कर पा रहे हो ना क्योंकि इंटरनेशनल रूल है, एक फ्री ट्रेड इंटरनेशनल नॉर्म है, एक फ्री ट्रेड, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और उसी का फायदा उठा के आप यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन आज आप उसी के अगेंस्ट हैं। ओके, तो ये चीज यहाँ पे लिखी है, और ये चीज आप पता है अपने आंसर्स में भी लिख सकते हैं, दैट बीजिंग इंक्रीजिंगली डिसरिगार्ड्स द सेम इंटरनेशनल रूल्स एंड नॉर्म्स दैट हेल्प्ड चाइनाज राइज, और यही डॉक्यूमेंट में भी लिखा है। अब देखिए डॉक्यूमेंट ने ये क्लियर आइड वर्ड है ना, क्लियर आइड बहुत बार अपने इस डॉक्यूमेंट में यूज किया है, तो उन्होंने बोला है लेकिन हम इस चीज को लेके भी क्लियर आइड है कि हमारी डिपेंडेंस बहुत है चाइना पे, क्योंकि कनाडा बहुत कुछ एक्सपोर्ट करता है चाइना के पास। ठीक है, तो इसीलिए कनाडा कैन नॉट इग्नोर चाइनाज शेयर साइज, it remains Canada's main exporter destination. So cooperation is necessary, इसीलिए cooperation भी necessary है, okay, especially climate change में, health में. Plus the Chinese economy offers significant opportunities for Canadian exporters. तो अगर हम इन शॉर्ट देखें यहाँ पे क्या लिखा है, ये आप अपने आंसर में भी इस तरह का वर्बाटिम लिख सकते हैं कि कनाडा की स्ट्रैटेजी, चाहे वो किसी भी कंट्री की स्ट्रैटेजी हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, वो हम क्या चाहते हैं, वी it will both unapologetically defend its national interest and cooperate with China when required. यही तो यूएस भी चाहता है कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ कुछ नहीं सहेंगे, पर जहां रिक्वायर्ड होगा चाइना के साथ कॉपरेट भी कर लेंगे. द स्ट्रैटेजी कंटेन्स अ फंडिंग कमिटमेंट, और दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. 5 ऑब्जेक्टिव्स आर आउटलाइन. तो 5 ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? पहला, प्रमोट पीस, resilience and security. दूसरा, expand trade, investment and supply chain resilience. ऐसा नहीं जो हमने कोविड-19 के समय पे देखा, अरे सब कुछ बंद हो गया और फिर हमें रियलाइज हो हम कितना ही डिपेंडेंट है चाइना पे. चाइना बंद हुआ वुहान की बात, तो हम मतलब हर चीज का कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ गया क्योंकि सप्लाई चेन रेजिलियंस ही नहीं थी, ओवर डिपेंडेंस ऑन अ पर्टिकुलर कंपनी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो वो उसको अपनी डाइवर्सिफाई करना, अपने इंपोर्ट्स को. ओके, invest in and connect people, invest in people, connect with them, build a sustainable and green future. Again, climate change thing, as I just told you, be an active and engaged partner to the Indo-Pacific. तो हमें Indo-Pacific का एक active partner बनना है, और Indo-Pacific का के लिए critical क्या है? इंडिया. ये उनके डॉक्यूमेंट में लिखा है. कनाडा इंडिया रिलेशंस, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कनाडा इंडिया रिलेशंस के बारे में भी. तो डिस्पाइट अ रिलेशनशिप अंडरपिन्ड अकॉर्डिंग टू दी, अब देखिए हमने देखा कि MEA की ब्रीफ में भी हमने देखा कि हम दोनों कंट्रीज क्या बेसिकली हम दोनों को जोड़ती हैं, शेयर्ड वैल्यूज है हमारी डेमोक्रेसी की, प्लूरलिज्म की, एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंगेजमेंट की, और लॉन्ग स्टैंडिंग पीपल टू पीपल टाइज हैं भारत और कनाडा के बीच में. लेकिन हमें ये बात पता है, उनको भी पता है, हमें भी पता है कि हमारे जो कुछ सालों से रिश्ते हैं वो सही नहीं है. क्यों? इंडिया बिल्कुल इस बात से खुश नहीं है कि कनाडा सेफ हैवन प्रोवाइड करता है खालिस्तानी ग्रुप्स को. ओके, और क्योंकि हमें पता है ये वोट बैंक है ना ट्रूडो के लिए. अभी जब रिसेंटली हमने देखा जो इतना बड़ा रेफरेंडम हुआ कनाडा में, प्रो खालिस्तानी रेफरेंडम, 6 फॉर जस्टिस के जो चीफ हैं गुरपतवंत सिंह पन्नू जी, उन्होंने कंडक्ट करवाया. तो हमने बोला, मिस्टर ट्रूडो, व्हाई आर यू नॉट डूइंग एनीथिंग? इट्स एन इंटरनल सिक्योरिटी कंसर्न फॉर अस. मिस्टर ट्रूडो सेज इन रिटर्न दैट दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. माई सिटीजन्स कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू. तो मतलब वो तो आपके सिटीजन्स हैं, फिर वो आपके सिटीजन्स हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पे क्यों कर रहे हैं? तो ये तो समझो आप. तो है, आई जस्ट वांट टू टेल यू कि उनकी जो लिबरल पार्टी है वो जो उनका वोट बेस क्या है. अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें, डायस्पोरा 6 आर वेल रिप्रेजेंटेड इन ट्रूडो गवर्नमेंट. ट्रूडो गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ 6. ओके, और कुछ कुछ उसमें से पॉलिटिकली सपोर्टेड हैं किसके द्वारा? प्रो खालिस्तानी ग्रुप्स द्वारा. जो हम जगमीत जिम्मी तालीवाल को देखते हैं, वो हुज न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी सपोर्ट्स ट्रूडोज माइनॉरिटी गवर्नमेंट. तो अभी मतलब वो भारी सपोर्ट देते हैं, ऐसा नहीं कि मेंबर है उनकी पार्टी के. तो उनकी खुद की एक पार्टी है मिस्टर तालीवाल की, और वो भारी सपोर्ट देते हैं ट्रूडो की माइनॉरिटी गवर्नमेंट को. एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के लिए आप समझ सकते हैं ये सपोर्ट कितना महत्वपूर्ण है. तो ये कैसे बैलेंस करेगा कनाडा? वही तो समझ नहीं आता कि भारत के साथ भी बोल दिया है इंडो पैसिफिक का सेंट्रलिटी है भारत, और फिर उसके बाद आपकी जो सरकार को सपोर्ट मिल रहा है माइनॉरिटी सरकार को, वो इंडिया इज नॉट क्वाइट हैप्पी विद दैट पर्सन. हाउ विल यू बैलेंस ऑल ऑफ दिस? ट्रूडोज विजिट टू इंडिया, अब देखिए मिस्टर ट्रूडो आए थे 2017 में.
इंडिया में, ठीक है। तो आपको अगर याद हो तो उस समय पे गोल्डन टेम्पल भी गए थे एंड ही मेट ऑल द सिख्स देयर। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन वो डिप्लोमेटिक लेवल पे खालिस्तानी इशू को जब हमने डिस्कस करने की कोशिश की, इट वॉज अ डिप्लोमेटिक डिजास्टर। लास्ट ईयर दिल्ली ऑब्जेक्टेड टू, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। और ना ही केवल खालिस्तान रेफरेंडम वाली एक हमारे बीच में दिक्कत है, साथ ही में जो हिंदू टेम्पल्स पे टोरंटो में, बाकी जगहों पे, कैसे वहाँ पे एंटाई इंडिया ग्राफिटीज हमें लिखी, खालिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, इस तरह की जो बातें वहाँ पे लिखी हुई हमें दिख रही हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हमारे रिश्ते के लिए सही नहीं है। हम कंसर्न व्यक्त करते हैं अपने डिप्लोमेट्स द्वारा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स मिलता नहीं है, वो डीले कर देते हैं, कहते हैं वी डोंट एक्सेप्ट दीज काइंड ऑफ हेट स्पीच एंड ऑल ऑफ दैट, लेकिन कुछ करते नहीं है, बहुत लेट करते हैं अपने एक्शंस लेने में। स्टिल बोथ कंट्रीज सीम टू रियलाइज दैट एनी अटेम्प्ट टू रीसेट बायलैटरल टाइज विल नीड टू सरमाउंट Canada's vote bank restraints and India's security concerns। तो लेकिन फिर भी हम दोनों को ये बात पता है और इसीलिए मीटिंग पॉसिबल हो पाई है। उनको ये पता है कि उनका जो वोट बैंक का जो एक प्रेशर है उनके दिमाग पे, उसको थोड़ा सा साइड में रख के उनको इंडिया से बात करनी पड़ेगी। भारत को ये बात पता है कि हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट है और हम आने वाले समय पे उसे रखेंगे भी, पर थोड़ा सा साइड पे रख के कनाडा से बात तो करना बहुत जरूरी है, ठीक है। Canada's Indo-Pacific strategy, which says India's strategic importance can only increase as its economy grows and it becomes the world's most populous country। अब देखिए, ना ही केवल हम इकोनॉमिकली बढ़ रहे हैं, डिप्लोमेटिकली बढ़ रहे हैं, अब तो लिथियम मिल गया है, तो अगर भगवान करेगा तो हम और उसमें भी हम बढ़ेंगे। बट द फैक्ट इज हम केवल इन्हीं स्तरों पे नहीं बढ़ रहे, बट हम पॉपुलस भी सबसे बड़ी कंट्री हो गए हैं ऑलमोस्ट। खैर ऑफिशियली तो नहीं, क्योंकि सेंसस नहीं कंडक्ट किया हमने, बट सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री इंडिया ही है। सो इट ऑफर्स अ वाइड स्टेजिंग ग्राउंड फॉर द टू टू कम टुगेदर बेस्ड ऑन शेयर्ड सस्पिशन। और साथ ही में चाइना, जब दुश्मन सेम हो तो भाई तो बन ही जाते हैं बड़े आसानी से। आई एम सीकिंग टू एक्सपैंड ट्रेड टाइज, इन्वेस्ट इन सप्लाई चेन रेजिलियंस एंड ग्रेटर पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस। तो वही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। देर इज़ नथिंग मच इन इट। मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में भी, और साथ ही में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कनाडा ने कहा है, यही चीज़ यहाँ पे रह गई है। कनाडा ने कहा है कि हम अब इंडो पैसिफिक में जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज वगैरह होंगी उसमें भी बढ़ चढ़ कर पार्ट लेंगे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। Article 105 limits to free speech in parliament and what Supreme Court has ruled, very very important। I think आपको अपने मेंस के लिए प्रिविलेजेस का, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत डिटेल में प्रिपेयर करके जाना चाहिए इस बार, क्योंकि एक्सपांशन जो अभी हमने राहुल गांधी जी की भी स्पीच की में से बहुत सारी चीज़ें एक्सपांज होती हुई देखी। फिर साथ ही में अब हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी की स्पीच में से भी इस तरह के एक्सपांशन देख रहे हैं। और फिर उन्होंने जो जगदीप धनखड़ जी यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, मतलब राज्यसभा चेयरमैन भी, उनको जो लेटर लिखा है कि आर्टिकल 105 के खिलाफ है जो आप कर रहे हैं ये, और ये थोड़ा सा अपना प्रोटेस्ट एक्सप्रेस किया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट, और देखिए सबसे पहली बात ना, भारत के केस में क्या है, हमारे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो उस केस में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कोई कोडिफाई नहीं किया गया उसे एग्जैक्टली। हमको एक पेपर पे या एक किताब में लिख के नहीं पता कि अच्छा पार्लियामेंट प्रिविलेजेस हैं कितनी, क्या क्या है, वो बहुत दिक्कत है। कुछ देखिए, आपको थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन में से जैसे आर्टिकल 105 मिल गया, फिर आपको कुछ रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा, रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ राज्यसभा, एक चले ये सोर्स हो गया, दूसरा ठीक है, तीसरा सोर्स क्या हो रहा है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स। सुप्रीम कोर्ट में कई कई केसेस गए पहले 1970 में, फिर उसके बाद 1993 में, तो उससे हमें 2-3 बातें पता चल गई, अच्छा ये भी प्रिविलेज है। तो ऐसे बहुत स्कैटर्ड वे में एक जगह पता ही नहीं है कि क्या है ना, कोडिफाई नहीं किया गया, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और यही बेसिकली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि डू यू थिंक कोडिफिकेशन ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इज द नीड ऑफ द आवर? सो यू विल हैव टू गिव अ ब्यूटिफुल आंसर ऑन इट, ओके। और साथ ही में यहाँ पे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी आर्टिकल 105 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में क्योंकि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में यहाँ क्या बोला गया था, वो आपके लिए स्टेटमेंट्स बन सकती हैं, क्योंकि आप देखते हैं इस बार जो पेपर्स आ रहे हैं पिछले 2-3 साल से, वो ऐसे ही आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट बिकम्स द लॉ, यू नो दैट राइट। तो जैसे आधार जजमेंट, वो कहीं लिखा नहीं है, पर वो आधार जजमेंट में बोला गया है, जो आधार का क्वेश्चन आया था 2020 में। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स, राइट टू प्रिवेसी जजमेंट, इट इज नॉट रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन और एनी लॉ, नो वेयर, बट इट इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सो इट बिकम्स अ लॉ, ओके। लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो देखिए यहीं पे जो ये सब कुछ तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आर्टिकल 105 को उन्होंने स्टेट किया है कि ये आर्टिकल 105 के खिलाफ है, जो आप मेरे स्पीच में से आपने निकाल दिया ये सब कुछ। तो आर्टिकल 105 क्या कहता है? आर्टिकल 105 द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पावर्स
privileges etc of the houses of parliament and of the members and committees thereof। तो मैंने बेसिकली किस किस की पावर की बात की यहाँ पे, या प्रिविलेज की बात की, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट यानी कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज की कुछ प्रिविलेजेस और पावर्स हैं उसके बारे में बात करता है। हाउसेज के दोनों हाउसेज के मेंबर्स की यानी कि एमपीज की कुछ पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं, तो ये पावर की बात हमने कर ली। फिर तीसरा यहाँ पे लिखा है कमिटीज, पार्लियामेंट्री कमिटीज की भी कुछ पावर एंड प्रिविलेजेस हैं और कुछ इम्यूनिटीज हैं, वो बात हमने यहाँ पे कर ली। और आर्टिकल 105 में 4 क्लॉजेज हैं। बेसिकली मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एनी लीगल एक्शन फॉर एनी स्टेटमेंट मेड। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिकली होता क्या है प्रिविलेज, कि जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, जो एमपीज हैं, उनके अगेंस्ट कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता जो भी वो अपने हाउस में खड़े होकर बोलते हैं। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस वॉट एवर यू से, यू वोट फॉर अ पर्टिकुलर पार्टी, यानी कि एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन, यू डोंट वोट फॉर इट, यू नो ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों के लिए, आपकी स्पीचेस के लिए आपके खिलाफ कोई डिफेमेशन केस भी नहीं लगाया जा सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ डिफेमेशन सूट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपने अगर मिस्टर अडानी के बारे में इतना कुछ बोला तो मिस्टर अडानी शुड बी फाइलिंग अ डिफेमेशन सूट, बट ही कैन नॉट, बिकॉज उनके पास पार्लियामेंट्री मेंबर्स के पास प्रिविलेज है, इम्यूनिटी है, लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेपरेशन ऑफ पावर्स, यू शुड बी प्रिपेयरिंग दिस टॉपिक ऑलमोस्ट एवरी ईयर, यू गेट अ क्वेश्चन ऑन सेपरेशन ऑफ पावर्स इन योर मेंस। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का आप बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं उसमें, और एक आर्टिकल 105 भी पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सेपरेट करता है लेजिस्लेचर और जुडिशरी को। ऑलराइट, दिस इम्यूनिटी एक्सटेंड्स टू सर्टेन नॉन मेंबर्स। अब देखिए ये बात भी आपको पता है, ये केवल एमपीज के पास ही नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल के पास भी है, क्योंकि बहुत सारे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को आके आंसर करना पड़ता है पार्लियामेंट में, तो उनके पास भी है। एक मिनिस्टर, आपको पता है मिनिस्टर तो वो भी बन सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, आप चाहे मेंबर हो ना पार्लियामेंट के, क्योंकि आपको 6 महीने के अंदर अंदर बनना पड़ता है फिर एमपी, ठीक है। तो एक मिनिस्टर जो मेंबर भी नहीं है, बट ऑफ कोर्स यू स्पीक इन द हाउस, सो यू विल गेट द पावर एंड प्रिविलेज ऑफ जो भी आपको बेसिकली आर्टिकल 105 में मिलती हैं। ओके, इन केसेस वेयर अ मेंबर ओवरस्टेप्स और एक्सीड्स। अब देखिए, लेकिन अगर बाई चांस हर चीज, ऐसा का मतलब तो ये नहीं है कि कुछ भी बोल दोगे वहाँ पे आप कुछ वायलेंस करने शुरू हो जाओगे, इसका मतलब ये नहीं है। पर जो भी आप बोलते हो इस तरह की जो एक्सीड करते हो चीजें, वो फिर स्पीकर आपका हालचाल पूछते हैं, ठीक है। तो स्पीकर इज, यहाँ पे स्पीकर को क्या दिया गया है, स्पीकर को दिया गया है यहाँ पे जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल रिव्यू की पावर्स, ठीक है। तो इसीलिए हमारी सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है वो वाटर टाइट नहीं है। यानी कि यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने लेजिस्लेचर और जुडिशरी का मेल मिलाप भी देख लिया। स्पीकर जुडिशियल कैपेसिटी में तो काम करते हैं, ओके लेकिन यहीं पे आर्टिकल 105 मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी सेपरेट है। तो इसका मतलब क्या है, भारत में सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट वाटर टाइट नहीं है। हाउएवर आर्टिकल 121 प्रोहिबिट्स एनी डिस्कशन इन पार्लियामेंट, लेकिन वही चीज आर्टिकल 121 ये भी कहता है कि आप पार्लियामेंट में उस तरह के डिस्कशंस नहीं कर सकते जो बेसिकली किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के बारे में कुछ आपने बोल दिया, जो अपनी उन्होंने ड्यूटी को निभाते हुए कोई भी स्टेप लिया, आप उनके खिलाफ नहीं बोल सकते। साथ ही में आप क्या नहीं कर सकते, पर ऑफ कोर्स फिर आपको तब अलाउड है एक जज के बारे में बोलना जब उनके रिमूवल का प्रोसेस चल रहा हो, वो तो बोलोगी ना ओरिजिन ऑफ प्रिविलेज। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ये आपके प्रेलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली ओरिजिन पूछा जाता है यूएस का है, यूके का है। तो इस जगह अगर लिखा है आपके प्रेलिम्स में कि जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस आप आर्टिकल 105 में देखते हैं उनका ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, दैट इज ट्रू। या फिर ये लिखा है कि हाउस ऑफ कॉमन्स, जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं, वही हमारी पावर, तो उसका ओरिजिनल स्रोत ये है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उनके ब्रिटिश पार्लियामेंट के केस लिखे हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ओके। सुप्रीम कोर्ट के लेकिन केसेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए 1970 में एक रूलिंग आई थी, तेज किरण जैन वर्सेस एन संजीव रेड्डी। तो उसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पास एक प्ली आई थी, तो उसमें जो पुरी शंकराचार्य जी थे उनके फॉलोअर्स ने ये पिटिशन फाइल की थी कि देखिए अगेंस्ट एमपीज बेसिकली कि ये उन्होंने उनकी इमेज को डैमेज किया है, डिफेमेटरी बेसिकली। 1970 की हम बात कर रहे हैं। तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली बोला ओके, तो बेसिकली था क्या, तो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए मार्च 1969 की ये बात है,
ओके। जब एक वर्ल्ड हिंदू रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हुई थी पटना में, तो शंकराचार्य जी ने उसमें पार्ट लिया था, और उसमें बेसिकली रिपोर्ट्स बताती हैं कि उन्होंने ये बोला था कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल हिंदुइज्म के साथ साथ जाती है। हिंदुइज्म में लिखा है अनटचेबिलिटी, ब्राह्मण अलग है, शूद्र अलग है, वैश्यास अलग है, ठीक है, क्षत्रियास अलग हैं। तो उन्होंने ये चीज़ बोला, और अनटचेबिलिटी बिल्कुल है, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए, और कोई लॉ आके इसके आगे नहीं खड़ा हो सकता। और फिर उन्होंने नेशनल एंथम को भी उनसे पहले ही बेसिकली वो चले गए थे उसके नेशनल एंथम प्ले होने से पहले। तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने रिकॉल किया। तो पिटिशनर्स ने यहाँ पे बोला कि देखिए, इशू को डिबेट किया गया पार्लियामेंट में, और बड़े सारे रिमार्क्स लगाए गए उनके ऊपर। तो लेकिन इसमें और फिर पिटिशनर्स ने ये भी बोला कि एमपी की इम्यूनिटी, मतलब किसी भी चीज़ की इम्यूनिटी दे देते हैं क्या, इलीगली कुछ कर रहे हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए, आर्टिकल 105 के क्लॉज 2 में एक वर्ड लिखा है जिसे हम एनीथिंग कहते हैं, और एनीथिंग को हम वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन देते हैं। एनीथिंग का मतलब है एवरीथिंग, जो भी वो बोलते हैं उसको हम खुली छूट देते हैं, उस पर कोई डिफेमेशन का सूट नहीं लग सकता। बाय चांस आपके प्रीलिम्स में ये लिखा आ जाए एनीथिंग मीन्स एवरीथिंग, ये सुप्रीम कोर्ट में बोला गया था, दैट इज ट्रू। आपको लगेगा एक्सट्रीम है तो स्टेटमेंट गलत है, पर ऐसा तो हुआ है। ओके, अभी तक तो देखिए यही चलता आ रहा है। अब कल को कुछ और हो जाए तो वो बात अलग है। आर्टिकल 1 मतलब अगर बाई चांस मल्लिकार्जुन खड़गे खैर जा नहीं सकते, बट स्टिल आर्टिकल 105 क्लॉज 2, जैसे कि मैंने बताया, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शैल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग, वही चीज फॉर एनीथिंग सेड, तो वही चीज एनीथिंग मतलब एवरीथिंग। ओके, एक और चीज यहाँ पे केस आता है 1998 का, पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट, जिसमें बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने दो और चीज बताई। देखिए, पीवी नरसिम्हा राव जी आप जानते हैं 1993 के समय पे प्राइम मिनिस्टर थे एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के। उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस वोट लाया गया था, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि रूलिंग पार्टी ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, उनके मेंबर्स को पैसे दिए थे कि आप वो इस मोशन के अगेंस्ट वोट करें, तो इसीलिए उस मोशन को डिफीट कर दिया गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्वेश्चन गया, ये गलत था, ये तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के खिलाफ है 1988। तो इस पे दो बातें बोली, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स में एज इट इज स्टेटमेंट आ सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए, पहले क्वेश्चन ये था कि क्या जो एमपीज हैं वो इधर भी इम्यूनिटी मिल सकती है उनको, अगर उन पे क्रिमिनल कोर्ट से, कि अगर उन पे ब्राइबरी का कोई चांस हो। यहाँ पे ब्राइबरी हुई है ना, रूलिंग पार्टी ने और झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों ब्राइबरी में बेसिकली यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, तो क्या उनको तब भी इम्यूनिटी मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या एमपी एक पब्लिक सर्वेंट है, क्योंकि जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है पोका बेसिकली 1988, वो तो एक पब्लिक अथॉरिटी पे लगता है, पब्लिक सर्वेंट पे लगता है। ओके, तो क्या ये लगेगा कि नहीं लगेगा एक एमपी पे। तो यहाँ पे एक 5 जज बेंच था, एपेक्स कोर्ट था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम बताते हैं आपको क्या इसका सवाल है। दोनों ही सवाल वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन में हम देंगे सवालों का जवाब। तो यहाँ पे एपेक्स कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो ऑर्डिनरी लॉ होता है वो जैसे ये पीओसीए एक्ट है 1988 का, वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स पे नहीं लग सकता। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने बोली। फिर उन्होंने बोला आर्टिकल 105 क्लॉज 2 पढ़िए, उसमें एमपी को प्रोटेक्शन मिलती है कि उनके खिलाफ कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि उनके खिलाफ ये नहीं लग सकता। द कोर्ट रैशनलाइज दिस बाय सेइंग इट विल एनेबल मेंबर्स टू पार्टिसिपेट फियरलेसली। देखिए, वही चीज़ है कि अगर आप उसमें भी कह देंगे कि जो आप बोलेंगे कोर्ट अपनी फ्लोर ऑफ हाउस पे खड़े होके जो आपके खिलाफ क्रिमिनल, तो ऐसे तो जो भी बातें बोली जा रही है फिर आप केस में ही बैठे रहेंगे, आप रोज सुप्रीम कोर्ट ही जाते रहेंगे, हर कोई उठ के आपके अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है। तो फियरलेसली तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, क्या पता आप सही बोल रहे हो, ये भी तो हो सकता है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखा है। तो इन द सेंस जो करप्शन एक्ट है वो भी नहीं लगता, जो एक एमपी अगर कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, अब देखिए, ये दिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज अ फर्म बिलीवर इन डूइंग अ गुड जॉब। नाउ व्हाट इज दिस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीएस4 के परस्पेक्टिव से, इनफैक्ट जीएस3 के परस्पेक्टिव से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर जीएस4 में यूजुअली यू डोंट गेट एग्जाम्पल्स, आपको ऑनेस्टी ये सारे एग्जाम्पल्स तो बड़े मिल जाते हैं, लेकिन इस तरह के एग्जाम्पल्स नहीं मिलते जो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कैटेगरी में हमारे पास आए हैं। तो यहाँ पे जो आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू। पालम प्रोजेक्ट, तो वैसे तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया हुआ है, बट स्टिल, द डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज द लास्ट प्लेस ऑफ एन एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ वुड हेड टू इन द होप्स ऑफ। अब देखिए, मैं आपको बताती हूँ ब्रीफली ये क्या है। इट्स बेसिकली यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं करूर के, करूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु।
टी प्रभुशंकर जी, यू कैन नोट डाउन हिज नेम। तो यहाँ पे उन्होंने पालम प्रोजेक्ट चलाया एक, जिसमें बेसिकली जो जॉब सीकर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके बीच में उन्होंने एक ब्रिज की तरह एक्ट किया। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज, यूजुअली 28 इस तरह की कंपनीज, जैसे फ्लोर मैट्स बनाती है कोई कंपनी कुछ और करती है ना, तो इस तरह की कंपनीज के साथ वो जुड़ गए, इस तरह की 28 कंपनीज के साथ, ठीक है, इनका एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ गया। और फिर इन्हें पता था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने बोला कि हम एक बॉक्स हर एक पंचायत रीजन में रख रहे हैं, अगर जो भी आपकी एप्लीकेशन हो, इस तरह की वैकेंसीज निकली है इस कंपनी में से, जो भी एलिजिबल है आप बेसिकली इन बॉक्सों में डाल दें। आप सेंटर आके खुद बता सकते हैं कि हम एलिजिबल है, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस, कारपेंटर्स, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, है ना, इफ यू आर लुकिंग फॉर दीज पोस्ट, जो वैकेंसी निकली है कंपनी उन्हें बताती थी, वो आगे बताते थे, एप्लीकेशन यहाँ से आती थी, वो कंपनी को बता देते कि देखिए ये एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, हम आपके पास भेज रहे हैं, आप इनका इंटरव्यू लीजिए, सही है तो आप इन्हें एम्प्लॉय कीजिए। फिर तीनों मिलके बेसिकली जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच में ब्रिज की तरह काम करना। और सोचिए 500 से ज़्यादा इस तरह के इट इज़ फंक्शनिंग वेरी नाइसली। तो 500 से ज़्यादा लोगों को जॉब दिलवाना। अब देखिए एक और एग्जाम्पल, GS4 में यूजुअली हम कॉर्पोरेट एथिक्स पढ़ते हैं, राइट, तो वही चीज़, उसी का एक एग्जाम्पल है ओरियो वर्सेस फेबियो। इन वॉर ऑफ बिस्किट्स दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स इन फेवर ऑफ फॉर्मर। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट हो रही है, राइट। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, ओरियो एक नाम है, जो एक ब्रांड है जो बिकता है, इट हैज़ गॉट, उनको काफ़ी साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में। तो फिर जो पार्ले प्रोडक्ट्स प्राइवेट कंपनी है, वो फेबियो ले आएगी, और सेम पैकेज है, ये देख लीजिए आप यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट सेम है। तो उन्होंने यहाँ पे बेसिकली बोला कि आप ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट कर रहे हो, यू कैन नॉट यूज दिस नेम। तो यहाँ पे फेबियो वर्सेस ओरियो आपके लिए एक एग्जाम्पल है ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। अब पहली बार इंडिया यूएस एक्सरसाइज जो एक हो रही है, उसमें हम न्यूक्लियर पावर और बायो टेरर अटैक्स के बारे में भी बेसिकली ड्रिल्स या बेसिकली अवेयरनेस फैलाएंगे, ओके, कंडक्ट करेंगे इस तरह की चीज़ें। तो हम देखते हैं यहाँ पे इस एक्सरसाइज का नाम है तरकाश, ठीक है। तो इट्स एक्सरसाइज बाय NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जो भारत की है, और US की स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेस SOF, विच इज करंटली अंडर वे इन चेन्नई से, इफ यू गेट दिस, क्योंकि युद्ध अभ्यास, और मतलब अगर इस तरह की अगर क्वेश्चन आ गया आपके प्रीलिम्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू इंडिया US एक्सरसाइजेस आर करेक्ट, बेसिकली कि ये एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट हुई थी, कौन से रीजन में भारत के। तो अगर लिखा है तरकाश एक्सरसाइज, तो वो चेन्नई में हुई थी, युद्ध अभ्यास उत्तराखंड में हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए इंडिया US एक्सरसाइजेस के बारे में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, विद केमिकल एंड बायोलॉजिकल वॉरफेयर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज अ लूमिंग थ्रेट। बायोलॉजिकल वॉरफेयर को हमने कोविड-19 के केस में देखा था, तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो ट्रंप ने कहा था, ये चाइना ने पूरे संसार के अगेंस्ट बायोलॉजिकल थ्रेट पैदा किया, लैब लीक थ्योरी। फिर केमिकल हम थ्रेट्स भी देख रहे हैं, और न्यूक्लियर थ्रेट तो ये रशिया यूक्रेन के बाद दोबारा बढ़ता हुआ दिख ही रहा है। तो इसके चलते हुए एक ऑनगोइंग इंडो US जॉइंट एक्सरसाइज है। It has for the first time included chemical, biological, radiological and nuclear CBRN टेरर रिस्पॉन्स इन इट्स ड्रिल। तो वही जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये आपको CBRN पता होना चाहिए कि केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर। तो भारत की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी यही कहती है कि न्यूक्लियर करोगे हम पे अटैक को, तो हम जवाब न्यूक्लियर से देंगे ही देंगे, तो गोज विदाउट सेइंग। वैसे तो हमारी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है, हम कभी भी पहल खुद नहीं करेंगे, पर हम पे आप चाहे केमिकल अटैक कर दो, चाहे आप हम पे बायोलॉजिकल अटैक कर दो, चाहे रेडियोलॉजिकल अटैक कर दो, हमारा रिस्पॉन्स हमेशा न्यूक्लियर ही होगा। UK counter terror policy reviews warns against anti-India rhetoric in Kashmir। तो बेसिकली क्या किया है ऋषि सुनक की सरकार ने, अभी रिव्यू किया है अपनी एंटी टेरर पॉलिसी को, और इसमें उन्होंने बताया है कि जो हमारा देयर इज अ वर्ड रिटन हियर, आई एम अनएबल टू स्पॉट इट, पर जो भी, हाँ, प्रिवेंट स्ट्रैटेजी, इन्होंने इस प्रिवेंट स्ट्रैटेजी के तहत बोला है। पहला तो इन्होंने जो इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म को बेसिकली जो एक एड्रेस करते हुए बात बोली है, साथ ही में उन्होंने खालिस्तानी इशू को भी एड्रेस करते हुए इस रिव्यू में बात बोली है। पहली क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कश्मीर के अगेंस्ट प्रोवोकेटिव स्पीचेस देते हैं, और जो एक इंडिया के लिए एंटाई इंडिया स्टैंड के से रिलेटेड हेट स्पीच देते हैं, और फिर बहुत सारे UK के जो इस तरह के लोग हैं वो उस तरफ अट्रैक्ट होकर उस वायलेंस को अंडरटेक करते हैं, अपटेक करते हैं, दैट्स रॉन्ग। दूसरा इन्होंने बोला है, जो एक वैसे तो बहुत माइनॉरिटी है, पर प्रो खालिस्त एक्सट्रीमिज्म यहाँ पे है, ओके। और एक जो धारणा गलत फैलाई जा रही है वो ये है कि
जो यूके की गवर्नमेंट है वो इंडिया की गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला के सिख्स को परसिक्यूट कर रही है, जो बिल्कुल गलत है। तो ये इन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल क्लियर कर देना चाहते हैं। ओके, अब देखिए, वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट स्पॉट 145 स्पीशीज ड्यूरिंग फर्स्ट सुंदरबन बर्ड फेस्टिवल। अब देखिए, आपको जो पता होना चाहिए वो सुंदरबंस में किस तरह की बर्ड्स पाई जाती हैं, ये पता होना चाहिए। वैसे तो खैर ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट एवर फेस्टिवल इस तरह का कंडक्ट किया गया है सुंदरबंस टाइगर रिजर्व में। लेकिन कभी कभी जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है वो एक पैराग्राफ लिख देते हैं कि ये जो हम जिस नेशनल पार्क या जिस टाइगर रिजर्व के बारे में बात कर रहे हैं वहाँ पे ये है वो है, बताइए कौन सा टाइगर रिजर्व है ये। ठीक है, तो उसमें अगर बर्ड्स के एग्जाम्पल लिखे हैं तो क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है इस सर्वे से, इस फेस्टिवल से, तो यहाँ पे बेसिकली अगर लिखा है यूरेशियन कर्ल्यू लिखा है, लेसर सैंड प्लोवर लिखा है, तो ये जो बर्ड्स हैं, या किंग फिशर्स, वैसे किंग फिशर्स भी ठीक है, वो तो कहीं भी मिल जाएंगी, बट स्टिल अगर इस तरह के बर्ड्स के बारे में मेंशन है तो वो सुंदरबंस उनका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे देखी। ओके, नथिंग मच हियर। लार्जर बेंच टू हियर प्ली अगेंस्ट दाऊदी बोरा प्रैक्टिस। तो आप जानते हैं मिस्टर मोदी भी अभी दाऊदी बोरा कम्युनिटी के साथ मिले हैं, फ्रंट पेज पे उसका जिक्र हुआ है। तो बेसिकली आप जानते हैं इस प्रैक्टिस को हम पहले भी देख चुके हैं। अब एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जज बेंच ऑलरेडी था, लेड बाय जस्टिस संजय किशन कौल जी। उन्होंने इस क्वेश्चन को अब 9 जजेस बेंच को रेफर किया है। बहुत सारी पिटिशंस पिछले को बहुत सारे सालों से पेंडिंग है। तो ये पिटिशंस क्या कहती हैं, जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, शिया सेक्ट है, ठीक है, तो इनमें एक प्रैक्टिस है जो इसमें ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं। एक्स कम्युनिकेशन मतलब सोशल बॉयकॉट, कि आप हमारी कम्युनिटी को बिलोंग नहीं करते तो जो हमारा मस्जिद है, जो हमारा म्यूरल ग्राउंड है, आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या ये एक प्रोटेक्टेड प्रैक्टिस है? यानी कि देखिए, बहुत सारी प्रोटेक्टेड प्रैक्टिसेस हैं हर धर्म की अपनी। ठीक है, तो क्या ये उस कैटेगरी में आती है? ये नहीं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक लॉ भी है, महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पीपल फ्रॉम सोशल बॉयकॉट, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट ऑफ 2016। जब से 2016 में ये एक्ट आया, ये तो बिल्कुल कॉन्ट्रारी हो गया। तो क्या ये प्रोटेक्टेड प्रैक्टिसेस है, इसलिए ये वाला एक्ट इस पे अप्लाई नहीं होगा? तो इसीलिए बेसिकली इसको रेफर किया गया है लार्जर जज बेंच को। अब देखिए, फाइनली हमने इतनी क्रिटिसिज्म देखी एनिमल वेलफेयर बोर्ड की, ये काउ हग डे से रिलेटेड बहुत क्रिटिसिज्म हमने देखा। तो फाइनली एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने ये अपना विड्रॉ कर लिया है इस पब्लिक अपील को, कि जो 14 फरवरी है, जो वैलेंटाइंस डे का दिन है, उसको काउ हग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। हमने कुछ बहुत प्रैक्टिकल इश्यूज भी देखे थे इससे रिलेटेड, तो फाइनली उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि एक्चुअली में ना डेयरी फार्मर से क्रिटिसिज्म आ गया बहुत ज़्यादा, डेयरी फार्मर्स का, ट्रेड यूनियन का। ये आया कि आप वैसे तो साइंटिफिक टेम्पर के बारे में बहुत बात करते हैं, तो ये तो साइंटिफिक टेम्पर के खिलाफ है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कितनी ज़्यादा इनकन्वीनियंस कॉज करोगे काउस को? ठीक है, तो ये सारी बातें हमने कल देखी थी। तो फाइनली अब इसको विड्रॉ कर लिया गया है। और साथ में इन्होंने बोला, कौन सा इमोशनल रिचनेस, हग करने से आप उनको इरिटेट करोगे? आपको इमोशनल रिचनेस फील हो रही है, उनको हो ना हो। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी है। सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस हिंदू सेना प्ली सीकिंग। अब देखिए, ये तो बस हेडलाइन ही पढ़ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू सेना की एक पिटिशन थी कि BBC को ही भारत में बैन कर दिया जाए, और इंडिया द मोदी क्वेश्चन, इससे रिलेटेड ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के पास एक पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को ही डिसमिस कर दिया कि क्या बोल रहे हो, सेंसरशिप लगा दिया। मतलब DY चंद्रचूड़ जी का ये कहना था। Suitability of a candidate cleared by collegium can't be subject of judicial review. A very important statement for you prelims के perspective से, अगर उसमें ये चीज़ लिखी है, यही exactly, ये suitability of a candidate cleared by the collegium can't be subject of judicial review. That is true, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। यूजुअली आपको ऐसा लगता है कि जुडिशियल रिव्यू से तो कुछ भी बाहर नहीं है, पर ये बाहर है। ठीक है, क्योंकि आप खुद सोचिए, जो आप जानते हैं विक्टोरिया गौरी जी से रिलेटेड है ये पूरा केस। कैसे अब इन्होंने, देखिए, एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, बेंच ने बोला है कि देखिए, सूटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज का डिफरेंस होता है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज। और हम एलिजिबिलिटी को देख सकते हैं, सूटेबिलिटी वाली चीज़ को हम जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्या कहती है एक हाई कोर्ट के जज बनने की? आप जानते हैं आर्टिकल 217, यू शुड बी प्रिपेयरिंग आर्टिकल 217 और सुप्रीम कोर्ट जजेस की अपॉइंटमेंट का आर्टिकल एंड प्रोसीजर, एवरीथिंग वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आर्टिकल 217 क्लॉज 2 क्या कहता है कि सिटीजन होने चाहिए वो, पहले तो आप 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो लॉयर के रूप में या जुडिशियल ऑफिसर के रूप में, फिर आप हाई कोर्ट के जज बन सकते हैं। साथ ही में ऑफ कोर्स
बाकी फिटनेस होनी चाहिए, जो भी है, कैरेक्टर, इंटीग्रिटी, कंपीटेंस, नॉलेज होना चाहिए, बट स्टिल अब एक बार ही अगर एक किसी बेंच ने अपॉइंटमेंट कर दी है तो वो हो चुका है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कॉल्स फॉर सेबी रिस्पॉन्स ओवर अडानी स्टॉक फॉल। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को सेबी को पूछा है और गवर्नमेंट को कि आप प्रोड्यूस कीजिए एग्जिस्टिंग रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो इन प्लेस है टू प्रोटेक्ट इंडियन इन्वेस्टर्स। अगर बिल्कुल ही कोई डाउनफॉल हो जाता है कल को और कितने सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ तो उनका क्या होगा, तो फिर क्या करते हो आप इनकी प्रोटेक्शन के लिए? व्हाट इज इन प्लेस, व्हाट इज द मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देम who are mostly middle class and reported to have lost several lakhs of crores in the past 2 weeks after US-based short seller firm Hindenburg Research published a report. So we will discuss it जब finally ऐसा होगा। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रही थी, नॉट इम्पॉर्टेंट पर पीएम मोदी क्योंकि दाऊदी बोरा कम्युनिटी से मिले हैं और आप जानते हैं जो दाऊदी बोरा कम्युनिटी है, इंडिया, पाकिस्तान, यमन, इस तरह के 1 मिलियन के करीब इनकी पॉपुलेशन है। मिस्टर मोदी हैपन्स टू हैव वर्कड विद दिस कम्युनिटी क्योंकि बहुत सारे गुजराती लोग हैं, ठीक है। तो अपने समय पे काफ़ी सोशल वेलफेयर स्कीम्स चलाई थी इन्होंने और काफ़ी काम किया है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक द वीडियो।